और इज़हार ख्याल करें। हम सबके अभिभावक, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष हिंदी संस्थान, हमारे लखनऊ के तहजीब की पहचान, हमारे ऐशबाग ईदगाह के सम्मानित इमाम आदरणीय खालिद रशीद फिरंगी महली जी, साथ में उपस्थित सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सामिना शाह आदरणीय राशिद अली मिनाई जी, और जिनको भी हमने सम्मानित किया और लखनऊ में अपनी सेवाओं के लिए चर्चित रहते हैं से आदरणीय राजेंद्र सिंह बग्गा जी, और जिनके निमंत्रण पर हम सब लोग आए हैं, ऐसे मेरे पड़ोसी भी और बड़े उत्साही व्यक्ति हैं आदरणीय हसीब अहमद निज़ामी साहब, नरजिस फातिमा जी और उपस्थित सभी बंधुओं। मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि जब भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए किए गए प्रयत्नों के लिए जो जिम्मेदार है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर पाए। हम सब जानते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का देश है और भारत में तमाम मुल्कों से लोग आए, यहाँ पर रहे, बसे, यहाँ से शिक्षा पाई और चले गए, और बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस देश के विस्तार के लिए काम किया। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजों का जो शासन था उसका हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर विरोध किया। अब जाहिर सी बात है कि तालीम होगी, शिक्षा होगा तो व्यक्ति के गुण और दोषों की पहचान करने में आसानी होती है। सर सैयद अहमद खान साहब ने इस बात को परखा और जैसा कि अभी पहले बता रहे थे कि जो सबसे बड़ी विडंबना थी और आज भी है कि शिक्षा का विस्तार जितना होना चाहिए था हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में और खासतौर से मुस्लिम बंधुओं में उतना नहीं हुआ, और उसके कारण जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको पाने से वो वंचित रहे। इस बात को सर सैयद अहमद खान साहब ने जब पहचाना और उन्होंने शिक्षा संस्थानों पर जोर दिया और उसके माध्यम से प्रोग्रेसिव नेचर के लोग सामने आने लगे और उनको एक समय के बाद उनका योगदान देश के हित में, राष्ट्र के हित में, हिंदुस्तान के हित में बढ़ने लगा। मैं ऐशबाग में रहता हूं और मैं बहुत छोटेपन से और अब तक तमाम जगहों पर जाने का मुझे अवसर मिलता था। मौलाना साहब के ईदगाह में मैं गया, बहुत पहले गया था, उसके बाद में गया तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि पूरे किताबों से भरी विभिन्न धर्मों के किताबों का एक संग्रह करके कमरे में आप जाइए तो लगेगा आप किसी मंदिर में आ गए, और वहां पर देखकर कि विभिन्न प्रकार की चीजों को पढ़कर हम वैसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी हम नमाज अदा करते हैं, वैसे भी अच्छा काम करते हैं तो हमको बरकत मिलेगी। लेकिन अगर हम शिक्षा करते हैं तो हमारे कार्य करने की शैली में परिवर्तन आता है, हमारे कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है। हमें जो अधिकार नहीं मिलते उनको पाने के लिए हमें कहने में, हमारी बात में मजबूती आती है। और मुझे खुशी है कि 1817 से 1898 का जो जीवन की यात्रा थी सर सैयद अहमद खान साहब की, कि कहते तो ये भी मैं पढ़ रहा था कि अंग्रेजों ने उनको जहानाबाद देने की सिफारिश भी करी थी कि वो अंग्रेजों के पक्ष में आ जाए और मुसलमानों के से गुजारिश करें कि वो अंग्रेजों का साथ दें। इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी मां को कई दिन तक छुप कर रहना पड़ा अंग्रेजों के डर से, और बाद में उनको मिस्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन बाद में जब देश के हालात देखे तो नहीं गए। ये निश्चित रूप में ये ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य को झुटलाया नहीं जाता। अब ये अलग बात है, कुछ लोगों की सोच हो सकती है कि उन्होंने तो केवल मुस्लिम की पढ़ाई की बात करी। मैं कहता हूं सबसे बड़ा काम उन्होंने यही किया। सबसे बड़ा काम इसलिए किया कि देश मजबूत तभी होगा जब हिंदू और मुसलमान बराबर से तरक्की पसंद लोग यहां पर आएंगे। अब एक में खाई होगी, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
अगर वो जाहिल है, जाहिल से मतलब है अगर अशिक्षित है, तो उसकी सोच में दूसरा परिवर्तन होगा, उसकी प्रायोरिटी दूसरी होगी। और पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी प्रायोरिटी, उसकी पहली पसंद कुछ और होगा। दोनों के रहन सहन में, जीवन स्तर में, सोच में, देश के प्रति काम करने में, परिवार के प्रति काम करने में, मजहब के प्रति काम करने में अंतर आता है। गाजीपुर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में उन्होंने जो शिक्षण संस्थान खोले, यह अलग बात है कि जिन्होंने मदरसे की स्थापना करी थी, जो शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी अलीगढ़ में, उनके जीवन में वो सफल नहीं हुआ, लेकिन 1920 में वो यूनिवर्सिटी बना। और मुझे गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश में वो यूनिवर्सिटी है। पूरे दुनिया में कहीं भी जाइए तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो सर सैयद अहमद खान साहब का नाम भी आता है। ये बात अलग है कि समय समय पर भारत की दशाओं में परिवर्तन आया, और समय के परिवर्तन के साथ इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों की मजहबी शिक्षा कैसी हो, लोगों की पढ़ाई लिखाई की शिक्षा कैसी हो, उसमें भी अंतर आए। लेकिन आधुनिकीकरण के परिवेश में अगर हम शिक्षा के बदलाव को, अपने में जो बदलाव वर्तमान में हो रहे हैं उनको नहीं शामिल करेंगे। ये बात सही है कि हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं, हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोग गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ये भी सही है कि गूगल एक ऐसा चीज आ गया, कंप्यूटर एक ऐसी चीज आ गई कि उसकी जानकारी भी आज उतनी आवश्यक हो गई कि हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों का समावेश करने के लिए, मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए थी, 1 मिनट में मैंने सर सैयद अहमद साहब के बारे में निकालना चाहा, पूरा उनका इतिहास निकल कर आ गया। आधुनिक परिवेश में भी ढालने की जरूरत पड़ती है। ये बात निजामी साहब सही कह रहे हैं कि लखनऊ ऐसे शहर में सर सैयद अहमद खान साहब के नाम पर कोई सड़क नहीं है, होनी चाहिए। मौलाना साहब जहां के लिए कहेंगे वहां के लिए कर देंगे, वो काम तो हमारे पास में ही है। और अच्छी जगह पर, जहां पर अच्छा सा मदरसा पढ़ाई का हो, जिसमें देखकर प्रेरणा भी मिले, या आप कोई पार्क बताएंगे तो उस पार्क को करेंगे कि जहां पर देखें तो लगे कि पढ़ाई का केंद्र है, उनका नाम ही नहीं हो। नाम तो बहुत सारे लोगों के आ जाते हैं, लेकिन नाम को देखकर, जैसे मैंने अब्दुल कलाम साहब के नाम शहीद पथ था, अब लोग मेरी आलोचना करने लगे, शहीद पथ बना, ये बात सही है, लेकिन जिस चीज के लिए बताया गया तो वहां शहीद लोग, जो शहीद स्मारक बनना था वो बन गया आपका आके शहीद स्मारक के पास में कारगिल का, तो उस जगह का नाम शहीद पथ करा कि शहीद गमन मार्ग हो जाएगा। लेकिन उस शहीद पथ का नाम हम लोगों ने कहा अब्दुल कलाम साहब, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति नहीं, वो तो छोटे अखबार बेचने तक का काम उन्होंने किया है। मुस्लिम वर्ग से थे, गरीब परिवार से थे, और ऐसी अवस्था में कि अपने चाचेरे भाई को मदद करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा। छोटे छोटे कामों को कर वो व्यक्ति एक अलग विजन लेके बने। आज दुनिया उनको कंप्यूटर मिसाइल मैन के नाम से जानती है। भारत मजबूत हुआ तो किसका भला हुआ? अगर एक मुस्लिम परिवार का एक गरीब बेटा पढ़कर तैयार हुआ तो भला किसका हुआ? हिंदुस्तान का हुआ। और हिंदुस्तान का इसलिए हुआ कि उन्होंने जो पाकिस्तान में जो जिन्होंने परमाणु बम बनाया था उनको तो उन्होंने कादिर खान क्या था, उनको तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो हिंदुस्तान में जिन्होंने बनाया था तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया। ये अंतर है हमारे हिंदुस्तान में, और यही विशेषता है हिंदुस्तान की कि हम एक दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। आजादी का आज मुझे कभी कभी कष्ट होता है, हालांकि ये निश्चित बात है कि दल से जुड़ा होने के कारण हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है और आइडियोलॉजी के आधार पर आदमी काम करता है। लेकिन ये भी इस बात सही है, प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य को मैं दोहरा रहा था आज कहीं पे, कि आज देश की उन्नति की जरूरत है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम 2020 में 2000 के बाद में एक सुपर पावर बन के आएंगे। आज हम लोग मजहब के आधार पर लड़ रहे हैं। आज हमको मुसीबतों के लिए, ये देश की बुराइयों के लिए लड़ना है, देश की कठिनाइयों का सामना करने के लिए लड़ना है। आज हमको विभिन्न प्रकार की अफवाहों के आधार पर लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी कहते हैं, जिस धर्म के भी लोग होंगे, वो मैं समझता हूं प्रशंसा के पात्र नहीं है। और आज के इस वातावरण में हमें हिंदुस्तान की आने वाली कठिनाइयों का, मैंने इनका वक्तव्य पढ़ा था मौलाना साहब का, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी ये पहले ही बयान दे दिया था। जो प्रधानमंत्री जी का आया है
वो बयान मौलाना साहब का मैंने एक टीवी इंटरव्यू में सुना था कि हिंदू और मुसलमान आज विभिन्न प्रकार के जो झंझट हैं उसके आधार पर वो आपस विभिन्न प्रकार के वक्तव्यों के आधार पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बजाय इसके उनको आज यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके लिए झगड़ा करना चाहिए, उनके लिए आपस में उन मुसीबतों से झगड़ा करना चाहिए, ना कि आपस में झगड़ा करना चाहिए। आज़ादी 1857 जहाँ का उनके जन्म का बात है, मुझे याद है कि अजीमुल्लाह खां साहब की मज़ार को, उस सड़क को मैंने उनके नाम पर किया। आज़ादी 1857 में अब राजाजीपुरम की तरफ जाने लगी है, तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों को वो किया होगा। बेगम हजरत महल ने आज़ादी के लिए कितना काम किया होगा। आज लोग गौमांस को लेकर और किस प्रकार लेकर अपने अपने वक्तव्य देते हैं, मैं उचित नहीं मानता हूं। बहादुर शाह जफर को जो लोग जानते होंगे, उन्होंने पहला फरमान एक मुस्लिम ने जारी किया था कि वो हत्या बंद हो। बाबर को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं वो अलग विषय होगा, लेकिन वो एक उनकी पुस्तक है, वो अपने बेटे को चिट्ठी लिखते हैं हुमायूं को कि बेटा इस देश में जब अंतिम समय आता है कि बेटा यहाँ के अपने दूसरों के ख्यालात को समझते हुए और तुमको इस प्रकार के जो लोगों को पसंद नापसंद है उससे तुमको बचना होगा। और हुमायूं ने भी एक फरमान जारी किया। टीपू सुल्तान तो एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में तलवार लेके चलते थे, और उन्होंने पहले कहा कि जो इस प्रकार की बातें होंगी उसका प्रतिरोध करने वाले सबसे पहले टीपू सुल्तान थे। तो इस देश में मुसलमानों ने आगे बढ़कर दूसरों की भावनाओं को समझा है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज आज दूरदर्शन पे, आज टेलीविजन पे नहीं दिखाई जाती है कि टीपू सुल्तान ने कौन सा फतवा जारी किया, हैदर अली ने कौन सा फतवा जारी किया, बाबर ने कौन सा फतवा जारी किया, अकबर ने अपने उसमें अकबरी नामा में अब देखो तो अकबर ने तो पूरा का पूरा एक गौशाला तक अपने बना रखा था। हम उन चीजों को नहीं देखते हैं, जो कहीं कुछ खराब से वक्तव्य आ जाएंगे उसी वक्तव्य को लेकर हम धर्म विशेष पर जो बातें आती मैं उसको उचित नहीं मानता। और मैं ये भी मानता हूं कि हम आज विभिन्न प्रकार के देश के सामने समस्या हैं, उन समस्याओं का सामना करें, और सामना केवल एक ही बात में कर सकते हैं, सर सैयद अहमद खान साहब का जो एक रास्ता था पढ़ाई का, शिक्षा का, शिक्षा हमें जोड़ता है, एजुकेशन हमें आगे तरक्की पसंद बनाती है, और जो हमारी अशिक्षा है, जो हमारी जाहिलता है, वो हमें पीछा करती है। पीछे ना रहें, हम आगे बढ़ें। आज के इसके लिए निजाम साहब को मैं का शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैं दोनों के यहाँ पे मैं अपने जब इनके वहाँ पहुँचा, राशिद अली मिनाई साहब के वहाँ, तो मैंने इनके स्कूल को देखा, फ्री ऑफ कास्ट ही शिक्षा दे रहे हैं। देख के अच्छा लगा कि वो एक नई जनरेशन को ईजाद करना चाहते हैं। आपने जिनको पुरस्कार दिया, राजेंद्र सिंह बग्गा साहब को, ये भी अपने खालसा डिग्री कॉलेज और खालसा इंटर कॉलेज चले, बहुत कम फीस पे, नाम मात्र पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मौलाना साहब को मैंने देखा, खुद भी पढ़ते हैं, और जब सारे लोग तनाव में होते हैं और एक दूसरे को गाली देने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उन बहस में बिल्कुल शांत चित्त होकर अपनी दो टूक एक दो शब्द बोल देते हैं, उसी से पूरा संदेश चला जाता है। देश को जरूरत है शांति पसंद लोगों की, तरक्की पसंद लोगों की, और देश को आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो एक दूसरे के काम आ सकें। ये देश ऐसे नहीं होगा, आखिर में हम लोग लड़ेंगे, लड़कर अपनी भी क्षति पहुंचाएंगे और देश की भी क्षति पहुंचाएंगे। आज आपने बहुत नेक काम किया कि आपने ये उनके जन्म दिवस पर सबको एकत्रित किया। आज एक भारत सरकार की टीम आई है लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। मैं दो धर्मगुरु तो हमारे बैठे ही हैं, इनको भी मैं आग्रह करके बुलाऊंगा, नहीं तो इन्हीं की वहाँ बैठक कहेंगे तो कर लूँगा कि ये स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा शहर अच्छा। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि सूट पैंट वाला बन जाना, इसका मतलब है कि सुविधाएं ज़्यादा मिले और कम परेशानी पर ज़्यादा काम कर इसे शहर में करा सकें। इसके लिए जनता की हम लोग ओपिनियन भी ले रहे हैं, और इसमें धर्मगुरुओं का भी हम लोग सहायता लेंगे। और इसमें मैंने कहा न केंद्र सरकार, न प्रदेश सरकार, न स्थानीय सरकार, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके द्वारा, और जनता के जो लीडर्स हैं, धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा जो विचार आएंगे उसके आधार पर शहर को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में हम लोग लंबी योजना तय करेंगे। आपने मुझे बुलाया, आपकी जो ख्वाहिशें होंगी इस मेरे संबंध में, उसको आप मेरी तरफ से कह सकते हो कि आके सुझाएंगे, उसको मैं पूरा करूंगा। बड़े मुझसे मैंने कहा, पहले आते कहा था कि मेरे अभिभावक हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, और इनका पूरा देश सम्मान करता है, और हम लोग जब पास में बैठते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
मैं बाद में इनके आया और पहले जा रहा हूं, ये गुस्ताखी है, मुझे क्षमा करेंगे आप सब लोग, क्योंकि मुझे ना होता तो मैं और देर रुकता। मुझे इस कार्यक्रम में आनंद आ रहा है और लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं पहले जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब, मेयर लखनऊ। हजरात, आपने देखा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब अपनी सुलझी हुई गुफ्तगू से, सुलझी हुई बातचीत से